नमस्कार। आज 9 सितंबर 2025 है और यूपीएससी की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण समसामयिक मुद्दों की हमारी खास चर्चा के इस पहले भाग में आपका स्वागत है। आज हम उन प्रमुख खबरों और जानकारियों का विश्लेषण करेंगे जो परीक्षा के नज़रिए से अहम हो सकती हैं। हो सकता है कुछ विषयों पर हमने पहले भी बात की हो, तो ये उन साथियों के लिए एक अच्छा पुनरावलोकन भी साबित होगा। हमारा मकसद है सतह से आगे जाकर मुद्दों की तह तक पहुंचना। आज की चर्चा में कई विषय हैं, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सम्मेलन, फिर ग्रीस के एक द्वीप पर आया भूकंप, भारत और यूके के बीच एक अहम समझौता भी है। हाँ, और रियल एस्टेट सेक्टर में नया पोर्टल, नीलगिरी चाय का संकट और वो चेन्नई में एक घोंघे का खतरा। बिल्कुल। फिर अरुणाचल की एक अनूठी जनजाति, हमारी पसंदीदा हिल्सा मछली, उर्वरकों के लिए जरूरी एक खनिज और एक दुर्लभ आनुवांशिक बीमारी पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस यानी सीसीसी 2025 की। खबर है कि प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन कोलकाता में करेंगे। ये हमारी सशस्त्र सेनाओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सालाना जमावड़ा है ना? जी हाँ, बिल्कुल। ये सशस्त्र बलों का सर्वोच्च स्तर का विचार मंथन मंच है। और ये 15 से 17 सितंबर तक कोलकाता में होगा। इस बार का विषय रखा गया है सुधारों का वर्ष, भविष्य के लिए परिवर्तन। सुनने में तो काफी महत्वाकांक्षी लगता है। मतलब सिर्फ एक सालाना बैठक से अलग इस थीम का क्या मतलब है, खासकर आज के बदलते सुरक्षा माहौल में? ये थीम वाकई महत्वपूर्ण है। देखिए, सीसीसी सिर्फ एक बैठक नहीं है, बल्कि देश के शीर्ष नागरिक और सैन्य नेतृत्व के बीच रणनीति और भविष्य की दिशा तय करने का एक अहम मंच है। अच्छा। सुधारों का वर्ष थीम ये संकेत देता है कि फोकस सिर्फ मौजूदा तैयारी पर नहीं है, बल्कि सेनाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करने पर ज्यादा जोर है। जैसे कि? इसमें संस्थागत सुधार, तीनों सेनाओं के बीच गहरा तालमेल, जिसे जॉइंटनेस या इंटीग्रेशन कहते हैं, और सबसे जरूरी नई तकनीकों को अपनाना शामिल है। मतलब आज जिस तरह के हाइब्रिड युद्ध और जटिल भू रणनीतिक हालात बन रहे हैं, उसमें सेनाओं का चुस्त, लचीला और तकनीकी रूप से उन्नत होना बहुत जरूरी है। समझ गया। और एक और दिलचस्प पहलू ये है कि इसमें सिर्फ शीर्ष अधिकारी ही नहीं होंगे। अच्छा। हाँ, इसमें अलग अलग रैंक के अधिकारियों और जवानों के साथ भी सीधे संवाद सत्र होंगे। इसका मकसद है कि जमीनी हकीकत और अनुभव ऊपर तक पहुंचे, ताकि फैसले सिर्फ टॉप डाउन ना हो। ये तो अच्छी बात है। बिल्कुल। रक्षा मंत्री, एनएसए, सीडीएस, रक्षा सचिव, सभी प्रमुख लोग शामिल होंगे। तो ये सिर्फ एक इवेंट नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा नीति और रक्षा सुधारों की दिशा तय करने वाला एक गंभीर विचार मंथन है। और हाँ, यूपीएससी के लिहाज से राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा सुधार और सिविल मिलिट्री संबंधों को समझने के लिए ये टॉपिक बेहद अहम है। बिल्कुल। रक्षा और रणनीति के बाद अब थोड़ा भूगोल की तरफ चलते हैं। मध्य ग्रीस में हाल ही में 5.2 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र एथेंस के पास एविया द्वीप पर था। ये एविया द्वीप कहाँ है ये, और इसकी क्या खासियत है? एविया, जिसे यूबोआ भी कहते हैं, क्रीट के बाद ग्रीस का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। दूसरा सबसे बड़ा? अच्छा। हाँ, ये एजियन सागर में है और मुख्य भूमि ग्रीस से यूबोन जल डमरू मध्य से अलग होता है। इसे अक्सर मुख्य भूमि द्वीप भी कहा जाता है, ऐसा क्यों? मुख्य भूमि द्वीप इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ग्रीस की मुख्य भूमि के बहुत करीब है और कई पुलों से जुड़ा भी है। तो मतलब यहाँ पहुँचना बहुत आसान है। ठीक है। भूगोल के नजरिए से देखें तो ये काफी विविध है। ऊंचे पहाड़ भी हैं, घने जंगल भी और खूबसूरत समुद्र तट भी। और इसका मुख्य शहर हलकड़ा, वहां कुछ अनोखा है। हाँ, हलकिडा एक अनोखी चीज के लिए मशहूर है, यूरोपस जल डमरू मध्य। यहाँ समुद्र का पानी दिन में कई बार अपनी दिशा बदलता रहता है। सच में? दिशा बदलता है? जी हाँ, ये एक दुर्लभ ज्वारीय घटना है। जहां तक भूकंप की बात है, देखिए ग्रीस भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र में आता है, तो यहाँ भूकंप आना असामान्य नहीं है। एविया का स्थान इसे और संवेदनशील बना देता है। तो यूपीएससी के लिए यहाँ क्या ध्यान रखना चाहिए? विश्व भूगोल पढ़ते समय ऐसे द्वीपों, जल डमरू मध्यों और उनकी भौगोलिक विशेषताओं के साथ साथ भूकंपीय क्षेत्रों को समझना जरूरी हो जाता है। मैपिंग के लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। चलिए, अब अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात करते हैं। यूनाइटेड किंगडम इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज, जिसे UKIFIB कहते हैं, इसने हाल ही में लंदन में अपनी पहली सालगिरह मनाई है। ये ब्रिज आखिर है क्या? ये
हाँ, असल में नीति आयोग और सिटी ऑफ लंदन कॉरपोरेशन की एक मिली-जुली पहल है। अच्छा, नीति आयोग और सिटी ऑफ लंदन। इसका मकसद क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य भारत में स्थायी यानी सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए निवेश जुटाना है और इसमें ब्रिटेन की विशेषज्ञता का फायदा उठाने की बात कही जा रही है, खासकर बड़े प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने में। मतलब सिर्फ पैसा नहीं, विशेषज्ञता भी? हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ पैसे जुटाने का मामला नहीं है, इसके पीछे एक रणनीतिक सोच है। देखिए, भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरतें बहुत बड़ी हैं, हाईवे हों, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम हो या रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। हाँ, वो तो है। तो इन बड़े प्रोजेक्ट्स को सही ढंग से प्लान करना, उनका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बनाना और समय पर पूरा करना, ये एक बड़ी चुनौती होती है। यूके के पास इसमें काफी अनुभव और विशेषज्ञता है। तो ये ब्रिज एक तरह से उस अनुभव और भारतीय जरूरतों को जोड़ने का मंच है? सही कहा आपने। ये यूके इंडिया इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग EFD के तहत शुरू हुआ था और इसकी संचालन समिति में दोनों देशों की बड़ी कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग और कानूनी फर्में भी शामिल हैं। और इसमें सस्टेनेबिलिटी पे भी जोर है। हाँ, ये सबसे अहम बात है। इसका फोकस सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, यानी ऐसी परियोजनाएं जो पर्यावरण के अनुकूल हों और सतत विकास लक्ष्यों SDGs को ध्यान में रखकर बनाई जाएं। तो ये कई आयामों से जुड़ा है भारत यूके संबंध, अर्थव्यवस्था, निवेश, नीति आयोग और पर्यावरण भी। बिल्कुल, देखना होगा कि ये जमीनी स्तर पर कितना प्रभावी होता है, लेकिन इरादा तो स्पष्ट है कि प्रोजेक्ट्स में देरी और लागत बढ़ने जैसी समस्याओं से निपटने में मदद मिले। UPSC के लिहाज से ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था और शासन तीनों के लिए महत्वपूर्ण है। समझ गया। अब जरा देश के अंदर रियल एस्टेट सेक्टर की ओर देखते हैं। सरकार ने एक एकीकृत रेरा पोर्टल rera.moha.government.in लॉन्च किया है। रेरा कानून तो 2016 में आया था, घर खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए। तो इस नए पोर्टल की क्या जरूरत पड़ी? पहले से तो पोर्टल थे ही। हाँ, पहले हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का अपना अलग रेरा पोर्टल होता था। तो अब एक ही पोर्टल? जी, इस नए पोर्टल का मकसद इन सभी पोर्टलों से जानकारी एक ही जगह पर लाना है, मतलब डेटा को कंसोलिडेट करना। अच्छा, लेकिन सवाल यह है कि इससे आम घर खरीदार को क्या फायदा होगा? क्या ये वाकई पारदर्शिता बढ़ाएगा? ये एक बहुत बड़ा कदम है पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में। सोचिए, अभी अगर किसी को अलग अलग राज्यों में प्रॉपर्टी देखनी हो तो हर राज्य की अलग वेबसाइट पर जाना पड़ता था। बिल्कुल, अब एक ही जगह पर देश भर के रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स की जानकारी मिलेगी, जैसे प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली या नहीं, काम कितना पूरा हुआ है, कब तक पूरा होने की उम्मीद है, डेवलपर का पिछला रिकॉर्ड कैसा रहा है, ये सब कुछ। वाह, इससे तो फैसला लेना आसान हो जाएगा। हाँ, और लोग धोखाधड़ी से भी बच सकेंगे। सिर्फ खरीदारों के लिए ही नहीं, ये नियामकों के लिए भी फायदेमंद है। वे आसानी से प्रोजेक्ट्स की निगरानी कर सकेंगे। और इसमें AI का भी इस्तेमाल होगा? हाँ, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके उन प्रोजेक्ट्स को पहचानने की भी योजना है जिनमें देरी हो सकती है या जो अटक सकते हैं। लेकिन क्या राज्यों से डेटा को एक जगह लाना आसान होगा? चुनौतियां जरूर होंगी, खासकर डेटा स्टैंडर्डाइजेशन को लेकर। लेकिन अगर ये सफल होता है तो ये ई-गवर्नेंस का एक बेहतरीन उदाहरण होगा और रियल एस्टेट सेक्टर में बड़ा बदलाव लाएगा। डेवलपर्स के लिए भी रिपोर्टिंग आसान हो जाएगी। UPSC के लिए ये गवर्नेंस और इकोनॉमी दोनों से जुड़ा है। ये तो घर खरीदारों के लिए अच्छी खबर है। चलिए अब चाय के बागानों का रुख करते हैं। नीलगिरी चाय के उत्पादक आजकल मुश्किल में हैं, खासकर हरी पत्तियों की कीमत को लेकर। नीलगिरी चाय तो काफी मशहूर है और इसे GI टैग भी मिला हुआ है। फिर ये संकट क्यों? हाँ, नीलगिरी चाय, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, पश्चिमी घाट के नीलगिरी पहाड़ों में उगती है, तमिलनाडु में, और कुछ हिस्से केरल और कर्नाटक में भी हैं। और अपनी खास खुशबू और स्वाद के लिए जानी जाती है। 2008 में इसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी GI टैग मिला था। बिल्कुल, इसकी खास बात है इसकी नाजुक खुशबू, जिसमें फूलों और खट्टे फलों मतलब सिट्रस नोट्स का हल्का एहसास होता है। ये खास ऊंचाई पर अच्छी बारिश और लेटराइट मिट्टी में उगती है और यहाँ साल भर खेती होती है क्योंकि यहाँ 2 मॉनसून आते हैं। तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? GI टैग भी है, खासियत भी है। देखिए, GI टैग मिल जाना ही काफी नहीं होता। मौजूदा संकट के कई पहलू हैं। एक तो हरी पत्तियों की कीमत गिरना, जिससे छोटे उत्पादकों की लागत भी नहीं निकल पा रही है। दूसरा, निर्यात के लिए रूस जैसे कुछ ही बाजारों पर बहुत ज्यादा निर्भरता है। अगर वहां मांग कम होती है तो यहाँ संकट खड़ा हो जाता है। अच्छा,
मतलब बाजार विविधीकरण की कमी है। हाँ, इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल में कमी और मिलावट की शिकायतें भी है, जिससे इसकी ब्रांड वैल्यू पर असर पड़ता है। और कहीं ना कहीं घरेलू बाजार पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना देना चाहिए था। तो ये मामला सिर्फ कीमत का नहीं बल्कि पूरी सप्लाई चेन और प्रबंधन का है। बिल्कुल। ये हमें दिखाता है कि जीआई टैग मिलने के बाद भी किसी उत्पाद की सफलता के लिए लगातार प्रयास जरूरी है। यूपीएससी के नजरिए से ये कृषि अर्थव्यवस्था, जीआई टैग और क्षेत्रीय विकास के मुद्दों से जुड़ा है। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। अब एक ऐसी खबर जो थोड़ी चिंताजनक लग रही है। चेन्नई में विशाल अफ्रीकी घोंगे यानी जायंट अफ्रीकन स्नेल देखे गए हैं और विशेषज्ञ इसे गंभीर खतरा बता रहे हैं। ये घोंगा इतना खतरनाक क्यों है? ये घोंगा, जिसका वैज्ञानिक नाम लिसाचेटिना फिलिका है, दुनिया की सबसे खतरनाक आक्रामक प्रजातियों इन्वेसिव स्पीशीज में से एक माना जाता है। सबसे खतरनाक में से एक? जी हाँ, ये मूल रूप से पूर्वी अफ्रीका का है, लेकिन अब दुनिया के कई हिस्सों में फैल चुका है। ये 500 से ज्यादा तरह की फसलें और पौधे खा सकता है। 500 से ज्यादा? लेकिन क्या ये सिर्फ फसलों के लिए खतरा है? नहीं, खतरा सिर्फ फसलों तक सीमित नहीं है, और यही सबसे चिंता की बात है। ये घोंगा इंसानों के लिए भी खतरनाक है। इंसानों के लिए कैसे? ये अपने अंदर एक परजीवी चूहा फेफड़ा कृमि यानी रैट लंगवर्म या एंजियोस्ट्रोंगुलस कैंटोनेंसिस को पालता है। ओह! अगर कोई इंसान गलती से इस घोंगे को या इसके द्वारा दूषित कोई चीज खा ले तो ये परजीवी इंसान के शरीर में पहुंच सकता है और एक गंभीर दिमागी संक्रमण पैदा कर सकता है, जिसे इओसिनोफिलिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस कहते हैं। ये तो बहुत खतरनाक है। बिल्कुल। ये गर्म और नमी वाले मौसम में तेजी से फैलता है और शहरी इलाकों में भी आसानी से रह लेता है, कचरे और गिरे हुए फलों को खाकर। इसलिए चेन्नई जैसे शहर में इसका पाया जाना वाकई गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता का विषय है। तो ये आक्रामक प्रजातियां सिर्फ जैव विविधता के लिए ही नहीं, सीधे स्वास्थ्य के लिए भी खतरा हैं। सही कहा। ये हमें यही याद दिलाता है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी रोग के दृष्टिकोण से ये अहम है। ओह, ये तो सचमुच खतरनाक है। चलिए अब पूर्वोत्तर भारत की ओर चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश की आपतानी जनजाति अपनी खास परंपराओं के लिए जानी जाती है, खासकर महिलाओं के चेहरे के टैटू और नाक में लकड़ी की कीलें पहनने की प्रथा। ये प्रथाएं क्या हैं और क्यों खास हैं? आपतानी जनजाति, जिन्हें तानव भी कहते हैं, मुख्य रूप से अरुणाचल की खूबसूरत जीरो घाटी में रहती है। ये अपनी अलग भाषा तानी बोलते हैं और प्रकृति पूजक हैं, खासकर सूर्य और चंद्रमा की पूजा करते हैं। और ये चेहरे पर टैटू, टिप्पे और नाक में लकड़ी के प्लग यापिंग हुलो, ये इनकी पहचान रही है। हालांकि अब बंद हो गई है शायद। हाँ, 1970 के दशक में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और अब ये सिर्फ बुजुर्ग महिलाओं में ही दिखता है। इसके पीछे एक दिलचस्प मान्यता है। क्या मान्यता है? कहा जाता है कि आफ्तानी महिलाएं बहुत सुंदर मानी जाती थीं और पड़ोसी कबीलों के लोग उनका अपहरण कर लेते थे। अच्छा। तो इससे बचने के लिए उन्होंने खुद को कम आकर्षक दिखाने के लिए चेहरे पर टैटू बनवाना और नाक में प्लग पहनना शुरू कर दिया। ये प्रथा भले ही अब बंद हो गई है, लेकिन ये उनके इतिहास और सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। वाह, और इनके त्योहार भी खास हैं। हाँ, जैसे ड्री त्योहार होता है अच्छी फसल के लिए और मायों को दोस्ती का त्योहार है। लेकिन आपतानी सिर्फ इन प्रथाओं के लिए ही नहीं जाने जाते, कुछ और भी खास हैं। बिल्कुल, वे अपनी टिकाऊ कृषि तकनीक के लिए भी मशहूर हैं। वे जीरो घाटी की पहाड़ी ढलानों पर खास तरह से सीढ़ीदार खेत बनाकर धान उगाते हैं। हाँ, सीढ़ीदार खेती तो पहाड़ों में आम है। हाँ, लेकिन कमाल की बात यह है कि उन्हीं खेतों में वो मछली पालन भी करते हैं। क्या? धान के खेतों में मछली? जी हाँ, ये एकीकृत चावल मछली पालन, इंटीग्रेटेड राइस फिश फार्मिंग, वो दशकों से कर रहे हैं, जो इकोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी का बेहतरीन उदाहरण है। वे मुख्य रूप से चावल की 3 पारंपरिक किस्मों का इस्तेमाल करते हैं। ये तो अद्भुत है। हाँ, तो आपतानी जनजाति संस्कृति, परंपरा और पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाकर जीने का एक अनूठा उदाहरण पेश करती है। यूपीएससी के लिए कला, संस्कृति, जनजातीय मुद्दे और पारंपरिक कृषि पद्धतियां, इन सभी दृष्टियों से ये महत्वपूर्ण है। वाह, ये चावल मछली पालन वाली बात तो वाकई कमाल की है। अब बात करते हैं एक ऐसी मछली की जो बंगालियों के दिलों में बसती है, हिल्सा। खबर है कि बांग्लादेश दुर्गा पूजा से पहले भारत को हिल्सा मछली भेजेगा, जिसे स्थायी बांग्लादेश भारत मित्रता का प्रतीक बताया जा रहा है। ये हिल्सा इतनी खास क्यों है भाई?
हिल्सा या इलीश, जैसा कि इसे बंगाली में कहते हैं, सिर्फ एक मछली नहीं बल्कि बंगाल की संस्कृति, भोजन और सामाजिक ताने बाने का एक अभिन्न हिस्सा है। इसका वैज्ञानिक नाम टेनुलोसा इलीशा है। हाँ, सुना तो बहुत है इसके बारे में। इसका स्वाद बहुत खास होता है। हाँ, इसका स्वाद बेहद नाजुक और मुमायज माना जाता है। ये मिलती है मुख्य रूप से बंगाल की खाड़ी और उससे जुड़ने वाली नदियों में, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार तक। और इसकी खास बात क्या है? मतलब ये प्रवास करती है? बिल्कुल, इसकी खास बात ये है कि ये एनाड्रमस है। सरल शब्दों में कहें तो ये अपना ज़्यादातर जीवन समुद्र के खारे पानी में बिताती है, लेकिन अंडे देने के लिए मीठे पानी की नदियों में प्रवास करती है। अच्छा, जैसे भारत में गंगा, गोदावरी और बांग्लादेश में पद्मा, मेघना। जी हाँ, और कहते हैं कि यही प्रवास इसके स्वाद को और खास बनाता है। दुनिया की लगभग 70% हिल्सा बांग्लादेश में पकड़ी जाती है और ये वहाँ की राष्ट्रीय मछली भी है। हाँ, बिल्कुल। ये बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में भी बड़ा योगदान देती है। भारत में भी इसकी भारी मांग है, खासकर पश्चिम बंगाल में। इसलिए जब बांग्लादेश इसे भारत भेजता है तो ये सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक और राजनीतिक संकेत भी होता है। और इसकी संरक्षण स्थिति क्या है? मतलब ये खतरे में तो नहीं? अच्छी बात यह है कि IUCN की रेड लिस्ट में इसे फिलहाल लीस्ट कंसर्न यानी कम चिंताजनक श्रेणी में रखा गया है, लेकिन ज़रूरत है कि इसके अत्यधिक दोहन को रोका जाए ताकि ये भविष्य में भी मिलती रहे। UPSC के लिए ये अर्थव्यवस्था, मत्स्य पालन, व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत बांग्लादेश, पर्यावरण और संस्कृति सभी से जोड़ा है। बिल्कुल, हिल्सा का स्वाद बना रहना चाहिए। अब एक और जरूरी चीज की बात करते हैं जो हमारे खेतों तक पहुंचती है, फॉस्फेट रॉक। खबर है कि पर्यावरण मंत्रालय की एक समिति ने राजस्थान के जैसलमेर में, जहां ग्रेट इंडियन बस्टर्ड GIB पाए जाते हैं, एक फॉस्फेट रॉक खदान के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA करने की मंजूरी दी है। ये फॉस्फेट रॉक इतना जरूरी क्यों है? फॉस्फेट रॉक फॉस्फोरस का प्राकृतिक स्रोत है और फॉस्फोरस पौधों की बढ़त के लिए सबसे जरूरी पोषक तत्वों में से एक है। मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये 3 मुख्य हैं। अच्छा, NPK वाला P? हाँ, वही। ये एक तरह की तलछटी चट्टान है जो लाखों साल पहले समुद्री जीवों के अवशेष जमा होने से बनी है। हमारे किसान जो DAP और NPK उर्वरक इस्तेमाल करते हैं, उनमें फॉस्फोरस इसी से आता है। तो समस्या क्या है? भारत में इसके भंडार कम हैं क्या? हाँ, यही मुख्य समस्या है। भारत में फॉस्फेट रॉक के भंडार बहुत कम हैं। मुख्य रूप से राजस्थान और मध्य प्रदेश में ही इसका उत्पादन होता है। तो हम आयात पर निर्भर हैं? बहुत ज्यादा। हमें अपनी जरूरत का लगभग 90% फॉस्फेट रॉक आयात करना पड़ता है। ये हमारी खाद्य सुरक्षा और कृषि के लिए एक बड़ी निर्भरता है। 90%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और इसका इस्तेमाल सिर्फ उर्वरकों में ही नहीं बल्कि पशुओं के चारे और कुछ औद्योगिक कामों में भी होता है। अब जैसलमेर में जहां ये नई खदान प्रस्तावित है, वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड GIB का इलाका है। ये तो बहुत संकटग्रस्त पक्षी है। बिल्कुल, गिब गंभीर रूप से लुप्त प्राय है। तो यहाँ सीधा टकराव है। एक तरफ उर्वरकों के लिए कच्चे माल की जरूरत यानी विकास और खाद्य सुरक्षा, और दूसरी तरफ एक लुप्त प्राय प्रजाति का संरक्षण यानी पर्यावरण। तो ये EIA अध्ययन इसी टकराव का मूल्यांकन करेगा? हाँ, EIA का उद्देश्य यही होता है कि परियोजना के संभावित पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों का आकलन किया जाए। लेकिन ये मामला भूगोल, खनिज संसाधन, अर्थव्यवस्था, कृषि, आयात निर्भरता और पर्यावरण खनन के प्रभाव, जैव विविधता संरक्षण के बीच के जटिल संतुलन को उजागर करता है। UPSC में ऐसे मुद्दों पर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं जहां विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन साधना होता है। ये वाकई जटिल स्थिति है। चलिए आज के आखिरी विषय पर आते हैं जो स्वास्थ्य से जुड़ा है। ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी यानी DMD। 7 सितंबर को विश्व DMD दिवस मनाया गया। ये बीमारी क्या है? DMD एक दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी है जिसमें मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर होती जाती हैं। आनुवंशिक मतलब जेनेटिक? जी हाँ, ये डिस्ट्रोफिन नाम के एक प्रोटीन की कमी या खराबी के कारण होता है। ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन मांसपेशियों के लिए क्यों जरूरी है? डिस्ट्रोफिन प्रोटीन मांसपेशियों की कोशिकाओं के लिए एक तरह के शॉक एब्जॉर्बर और स्टेबलाइजर का काम करता है।
ये मांसपेशियों को खिंचाव और रोजमर्रा की टूट-फूट से बचाता है। जब ये प्रोटीन नहीं बनता या ठीक से काम नहीं करता तो मांसपेशियां बहुत जल्दी क्षतिग्रस्त होने लगती हैं और उनकी जगह फैट या फाइब्रस टिश्यू ले लेते हैं। और इसका पता सबसे पहले ड्यूशेन नाम की न्यूरोलॉजिस्ट ने लगाया था। हाँ, 1860 में फ्रांसीसी न्यूरोलॉजिस्ट ग्विलोमे बेंजामिन अमांड ड्यूशेन ने उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा। चूंकि डिस्ट्रोफिन बनाने वाला जीन एक्स क्रोमोसोम पर होता है, इसलिए ये बीमारी मुख्य रूप से लड़कों को प्रभावित करती है। बिल्कुल सही। लड़कों के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, इसलिए अगर उस पर जीन खराब है तो उन्हें बीमारी हो जाती है। लड़कियां आम तौर पर इसकी वाहक कैरियर होती है, क्योंकि उनके पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं तो दूसरा वाला अक्सर काम कर जाता है। उनमें लक्षण या तो नहीं होते या बहुत हल्के होते हैं। और लक्षण बचपन में ही दिखने लगते हैं। हाँ, 2-3 साल की उम्र में ही दिखने लगते हैं, जैसे दौड़ने कूदने में दिक्कत, पिंडलियों का मोटा हो जाना, लड़खड़ाकर चलना। धीरे धीरे ये पूरे शरीर की मांसपेशियों, यहाँ तक कि दिल और फेफड़ों की मांसपेशियों को भी प्रभावित करता है। क्या इसका कोई इलाज है? फिलहाल इसका कोई पक्का इलाज नहीं है, लेकिन पिछले कुछ सालों में काफी प्रगति हुई है। इलाज के कुछ तरीकों में जीन थेरेपी शामिल है, मतलब खराब जीन को ठीक करने या बदलने की कोशिश। जीन थेरेपी? हाँ, इसके अलावा एक्सॉन स्किपिंग जैसी तकनीकें हैं जो जीन के खराब हिस्से को नजरअंदाज करके प्रोटीन बनवाने की कोशिश करती हैं। स्टॉप कोडॉन रीड थ्रू भी एक तरीका है। ये सब नई और जटिल तकनीकें हैं। ये तो काफी एडवांस साइंस लग रहा है। हाँ, ये महंगी और जटिल प्रक्रियाएं हैं, लेकिन इनसे उम्मीद बनती है। ये विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय, दिव्यांगता, जागरूकता तीनों के नजरिए से महत्वपूर्ण है। तो ये थी आज के पहले भाग की चर्चा, जिसमें हमने रक्षा रणनीति से लेकर पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और स्वास्थ्य तक कई अहम मुद्दों को छुआ। हाँ, और इन सभी विविध विषयों को एक साथ देखने पर एक बात साफ उभरती है, चाहे वो नीलगिरी चाय उत्पादक का संकट हो, चेन्नई में एक घोंघे का खतरा या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन, ये सब कहीं ना कहीं आपस में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। स्थानीय मुद्दे राष्ट्रीय नीतियों को प्रभावित करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय समझौते जमीनी हकीकत को। शासन, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और समाज का ये जटिल ताना बाना ही है जिसे समझना यूपीएससी की तैयारी का एक अहम हिस्सा है। ये सोचना भी दिलचस्प है कि कैसे एक दुर्लभ जेनेटिक बीमारी पर हो रहा शोध या एक मछली का सांस्कृतिक महत्व भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर मायने रखता है। बिल्कुल सही कहा। ये था 9 सितंबर 2025 के समसामयिक विश्लेषण का पहला भाग। हम जल्द ही दूसरे भाग के साथ वापस आएंगे, जिसमें कुछ और जरूरी विषयों पर बात करेंगे। अगर आपको हमारी ये गहरी पड़ताल उपयोगी लगी तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप आगे भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों से जुड़े रहें। सुनने के लिए धन्यवाद।